दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है और ये एक फ़नी स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द कोकोनट, मतलब कि नारियल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ माइजर वेंट टू बाय आ कोकोनट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो मतलब जाना, और ये सेकंड फॉर्म है वेंट मतलब कि गया। और दोस्तों, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके आप एक वाक्य को बनाना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। पहली सेकंड वर्ब है, उसके बाद दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। बाय मतलब होता है खरीदना। तो दोस्तों, ऐसे वाक्य को बनाने के लिए जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो जो मुख्य वर्ब है उसे आपको पहले लिखना होता है, उसके बाद टू लगाया जाता है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो मुख्य क्रिया है, मतलब जो प्राइमरी वर्ब है, उसे आपको पहले मेंशन करना है और उसको आपको टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। जैसे ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंगली पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब अफर्मेटिव वाक्य होने की वाक्य है ये, तो यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसके बाद टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, MISER माइज़र, इसको माइज़र पढ़ते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंजूस। कंजूस व्यक्ति को माइज़र कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। चलिए अब इस वाक्य का मतलब देख लेते हैं। वंस एक बार, आ माइज़र एक कंजूस, वेंट गया, टू बाय खरीदने, आ कोकोनट एक नारियल। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक कंजूस नारियल खरीदने गया, या कह सकते हैं नारियल खरीदने के लिए गया। द कोकोनट सेलर आस्ट फॉर 10 रुपीज़ फॉर वन कोकोनट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? देखिए, आस का मतलब होता है पूछना, लेकिन जब आस के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और ये सेकंड फॉर्म है आस्क्ड फॉर। तो क्या मतलब हुआ? द कोकोनट सेलर। कोकोनट सेलर, सेलर का मतलब होता है बेचने वाला, या कह सकते हैं विक्रेता। मतलब जो नारियल का जो बेचने वाला था, दुकानदार था, विक्रेता था, आस्ट फॉर 10 रुपीज़, उसने 10 रुपये मांगे फॉर वन कोकोनट, एक नारियल के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द कोकोनट सेलर आस्ट फॉर 10 रुपीज़ फॉर वन कोकोनट, मतलब कि नारियल के बेचने वाले ने, या कह सकते हैं कि जो नारियल का विक्रेता था, दुकानदार था, उसने एक नारियल के 10 रुपये मांगे। आई विल पे यू 5 रुपीज़। दोस्तों, जब एपिस्ट्रॉफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया जाता है तो वो विल होता है। और ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर गागेगी का प्रयोग किया जाता है, तो जो फ्यूचर को दिखाता है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट को आप बनाना चाहते हैं, जहां वाक्य की टेल पर गागेगी जैसे शब्द आएंगे, जैसे मान लीजिए वाक्य बनाते हैं वह खेलेगा, वह जाएगा, हम दौड़ेंगे, तो इस तरह के जो वाक्य हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। पे का मतलब होता है देना या फिर पैसों को अदा करना। आई विल पे यू 5 रुपीज़, मतलब मैं आपको 5 रुपये दूंगा। सेड द माइज़र, सेड द माइज़र कंजूस ने कहा। तो कंजूस ने क्या कहा कि मैं आपको 5 रुपये दूंगा। देन फिर गो टू द होलसेल मार्केट 2 किलोमीटर अवे। क्या मतलब हुआ? फिर गो मतलब कि आप जाओ, गो टू द होलसेल मार्केट। जो होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट का मतलब होता है
थोक की मार्केट, थोक बाज़ार, उसे होलसेल मार्केट कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि देन गो टू द होलसेल मार्केट, फिर आप थोक बाज़ार चले जाओ। 2 किलोमीटर्स अवे, मतलब कि 2 किलोमीटर दूर। ओनली देयर, सिर्फ ओनली देयर मतलब सिर्फ वहाँ। यू विल गेट अ कोकोनट फॉर 5 रुपीज़। तो उसने क्या कहा, ओनली देयर मतलब सिर्फ वहीं। यू विल गेट अ कोकोनट फॉर 5 रुपीज़ मतलब आपको सिर्फ वहीं क्या है, यू विल गेट ए कोकोनट, आपको एक मतलब नारियल मिलेगा फॉर 5 रुपीज़, 5 रुपये में। रिप्लाइड द कोकोनट सेलर, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, रिप्लाइड द कोकोनट सेलर मतलब कि नारियल का जो विक्रेता था, बेचने वाला था, दुकानदार था, उसने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। द माइज़र वॉकड टू द होलसेल मार्केट। वॉक का मतलब होता है पैदल चलना। द माइज़र वॉक टू द होलसेल मार्केट, जो माइज़र था, कंजूस था, वो थोक बाज़ार गया। पैदल मतलब पैदल चलकर वो थोक बाज़ार गया। ही पिक्ड आ कोकोनट देयर, पिक का मतलब होता है उठाना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही पिक्ड अ कोकोनट देयर, वहाँ उसने एक नारियल उठाया। एंड सेड, और कहा, टू द कोकोनट सेलर, और कोकोनट सेलर को मतलब दुकानदार को कहा, बेचने वाले को कहा, आई विल पे 3 रुपीज़ फॉर दिस। उसने क्या कहा, आई विल पे मतलब कि मैं दूंगा 3 रुपीज़ फॉर दिस, मैं इसके लिए 3 रुपये दूंगा। द वेंडर सेड, वेंडर का मतलब भी बेचने वाला ही होता है, जो लोग फेरी वगैरह करते हैं, बेचते हैं, उसे वेंडर कहा जाता है। द वेंडर सेड मतलब कि दुकानदार ने कहा, इफ़ यू वॉन्ट a coconut for 3 rupees, then walk 3 kilometers to the sea shore। क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा, इफ़ यू वांट ए कोकोनट, मतलब वांट का मतलब चाहना, इफ़ यू वांट ए कोकोनट फॉर 3 रुपीज़ मतलब यदि आप एक नारियल चाहते हो 3 रुपये में, देन फिर वॉक 3 किलोमीटर्स टू द सी शोर मतलब कि आप जाओ, कहाँ जाओ, 3 किलोमीटर दूर जाओ, टू द सी शोर। सी शोर का मतलब होता है समुद्र तट या फिर समुद्र का किनारा। तो उसने क्या कहा कि यदि आपको 3 रुपये में एक नारियल चाहिए तो आप 3 किलोमीटर दूर जाओ, कहाँ जाओ, टू द सी शोर मतलब कि जो समुद्र तट है वहाँ पर आप चले जाओ। चलिए आगे देखिए। द माइज़र वॉकड टू द सी शोर, और ये जो माइज़र था, कंजूस था, वो सी शोर मतलब जो समुद्र का तट था, समुद्री किनारा था, वहाँ वो चल कर गया। माइज़र वॉक टू द सी शोर। आई विल पे ₹1 फॉर ए कोकोनट, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों यहाँ भी एपस्ट्रोफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया गया, तो ये विल है, तो उसने क्या कहा कि आई विल पे ₹1 फॉर अ कोकोनट, की मतलब मैं 1 रुपया दूंगा एक कोकोनट के लिए, एक नारियल के लिए मैं 1 रुपया दूंगा। माइज़र सेड टू द कोकोनट सेलर एट द सी शोर, जो माइज़र था उसने कहा, किसको कहा, टू द कोकोनट सेलर मतलब कि नारियल बेचने वाले से कहा, एट द सी शोर समुद्र तट पर। चलिए आगे देखिए। आई वॉन्ट सेल इट फॉर अ रुपी। दोस्तों वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, तो जब आप विल नॉट को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप WON के बाद एपेस्ट्रोफी लगा के टी लगा सकते हैं, तो वॉन्ट का मतलब हो गया विल नॉट, और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ, आई वॉन्ट सेल इट फॉर अ रुपी मतलब मैं इसे 1 रुपये में नहीं बेचूंगा। वाई डोंट यू क्लाइंब द कोकोनट ट्री एंड गेट 1 फॉर फ्री, क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर डू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है तो उसे पहले मेंशन किया जाता है। तो WHY का मतलब क्यों, और उसके बाद डू नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो डू के बाद यू और उसके बाद नॉट लगा सकते हैं, और या आप चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट को एक साथ भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, वाई डोंट यू क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, वाई डोंट यू क्लाइंब द कोकोनट ट्री मतलब कि आप कोकोनट ट्री पर मतलब नारियल के पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ जाते हो। एंड गेट 1 फॉर फ्री, और ए मतलब कि एक जो है उसको फ्री में, मुफ्त में क्यों नहीं ले लेते हो। तो उसने क्या कहा कि भाई आप इस मतलब नारियल के पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ जाते हो और एक नारियल फ्री में प्राप्त क्यों नहीं कर लेते हो। चलिए आगे देखिए। द माइज़र क्लाइम्ड अप द ट्री,
और ये CLIMB क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, और ये सेकंड फॉर्म है क्लाइम्ड। द माइजर क्लाइम्ड अप द ट्री, जो माइजर था कंजूस था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बट ही स्लिप्ड एंड फेल ऑन ग्राउंड, और ये स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। बट ही स्लिप्ड, लेकिन वो फिसल गया। एंड फेल, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। फॉल मतलब गिरना होता है। एंड फेल, और गिर गया। ऑन ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर गया। एंड ब्रोक हिज बैकबोन, और जो उसकी बैकबोन थी मतलब जो उसकी रीढ़ की हड्डी थी वो टूट गई। चलिए आगे देखिए। ही हैड टू स्पेंड 10,000 रुपीज़ ऑन ट्रीटमेंट, क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है इसमें हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और ये हमारा पास्ट का पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं कि किसी को कोई भी काम किसी विवशता में या फिर मजबूरी में करना पड़ा, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और जो इस तरह के जो वाक्य होंगे उसके जो टेल पर पड़ा पड़ी पड़े जैसे शब्द होंगे, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हमारा वाक्य है, ही हैड टू स्पेंड मतलब कि उसे खर्च करने पड़े 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपये ऑन ट्रीटमेंट इलाज पर। और दोस्तों स्पेंड मतलब खर्च करना, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही हैड टू स्पेंड 10,000 रुपीज़ ऑन ट्रीटमेंट, मतलब उसे इलाज पर 10,000 रुपये खर्च करने पड़े। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां आप ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी को कोई भी काम मजबूरी में विवशता में करना पड़ा, तो वहां पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस पूरी लाइन का ये अर्थ हुआ कि उसे 10,000 रुपये इलाज पर खर्च करने पड़े। ऑल दिस मतलब ये सब जस्ट फॉर ए फ्री कोकोनट, सिर्फ एक मुफ्त के नारियल के लिए। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस, क्या मतलब हुआ? एवरीथिंग हैज़ ए प्राइस मतलब हर चीज़ की एक कीमत होती है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने यहाँ पूरी कोशिश की है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, साथ में वर्ड मीनिंग के साथ आपको ग्रामर का भी स्ट्रक्चर समझाने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज की स्टोरी में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।